हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारी चल रही थी एनएमएस 2026-27 के लिए टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आज उसका क्या है, डे नंबर कितना है, टेस्ट नंबर 12, आप या बोल लीजिए डे नंबर 12। इससे पहले हम कर चुके हैं अपने कितने टेस्ट, 11 टेस्ट कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी वो जाके जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और आज कुछ नया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए टाइम हमारे पास कितना है, ये भी डेली आपका टाइम अपडेट होता रहता है। 85 दिन 11 घंटे 48 मिनट और 39 सेकंड बचे हुए हैं। और आपकी एग्जाम डेट आपको रोज कवर हो रही है, आप थंबनेल देख रहे हैं वहां पे भी आपको दिख रहा है। तो आप लोग मेहनत शुरू कर दीजिए, जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है आप लोग टेस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी ज्यादा के देख सकते हैं, हमने मेन इंपॉर्टेंट वीडियोस ही आपकी अपलोड करी हैं चैनल पे। तो आज क्या खास बात है, आज भाई ये खास बात है आपके ऑनलाइन टेस्ट में कि आज हम लेके आए हैं आपका सेट का पोर्शन। क्या करके लेके आए हैं, आपका सेट का पोर्शन। ठीक है, सेट में सभी लोग जानते ही हैं आपके क्या होती है। सेट भी आपकी 90 नंबर की पूछी जाती है, जहां पे आपके 35 सामाजिक विज्ञान और 35 आपके साइंस और 20 20 नंबर मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है भाई, क्लिक हेयर टू स्टार्ट। और आपको कहाँ क्लिक करना है, आप लोग समझ गए होंगे कि लाइक बटन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा सेट का आ जाते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हैं टोटल, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नहीं बताऊंगा, फिर डिटेल के साथ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, फ्रिज और एसी के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में ओजोन परत का निरंतर क्षरण निम्न में से किसके कारण हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, बोला गया फ्रिज और एसी, जो हमारे फ्रिज रहते हैं घर पे, रेफ्रिजरेटर इनको बोलते हैं, फ्रिज और एसी के बढ़ते प्रयोग से जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ओजोन परत का निरंतर क्षरण क्षरण का निम्न में से किसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, आपके ऑप्शन दिए गए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एमोनिया। तो इसका आप लोग समझेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं सीएफसी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ डिटेल जान लीजिए इसके बारे में। देखिए क्या कह रहा है, क्लोरोफ्लोरो किसके कारण क्यों घटता है इसमें। देखिए 1 मिनट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, देखिए लिखने। अब देखिए जो है हमारा जो सीएफसी है, ओजोन परत के बारे में थोड़ा जान लें। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस संतुलन को क्या करता है, बाधित कर देता है। और ओजोन जो गैस होती है उसमें क्षरण को बढ़ा दिया जाता है, जिससे ओजोन आपका क्या है, जो रिक्तीकरण होते हैं कहा जाता है उसी को। हालांकि जो हमारे ओजोन का रिक्तीकरण समताप मंडल में हो रहा है, उसकी कमी विशेष रूप से आपके क्या है, अंटार्कटिका क्षेत्र में चिन्हित की जाती है। तो देखिए 1987 में इसको क्या बोला गया था, मॉन्ट्रियल या प्रोटोकॉल। और ये सब आप कहाँ मिलेगा, ये आपको जो भी डिटेल में है ये आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये थी हमारी पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल। और ये सारा कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ। फिर बात करते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प बताइए। इसका क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई। जो इसरो है हमारा, अब इसरो है क्या, सही साहब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसरो पहले डिटेल समझ लेते हैं फिर आंसर पे आ जाते हैं। इसरो, अब इसको बोलते हैं इंडियन, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संसाधन। ठीक है, ठीक है, संस्थान। ठीक है, अब ये आपसे ऑप्शन में पूछ लिया था कि आप बताइए कि इसरो की, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म बताइए, ये भी पूछा जाता है। अब पूछा गया है इसरो की स्थापना कब हुई, तो आप सिंपल से बताएंगे इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 1969 एडी में हुई थी। और यहां से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे, मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे बेंगलुरु में। कहाँ है आपका, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। और पूछा जाता है जो इस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो,
ठीक है, इसके डॉक्टर वो जनक कौन थे? ठीक है, जनक पूछ लिया जाता है, जो जनक आप बताएंगे पूछा जाता है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। 3 क्वेश्चन से आपको बता दिया, देखिए एक नहीं, सिंपल सा आपको ऑप्शन नहीं बता के चलेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोलेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसरो के जनक कौन है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और आपका मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सही विकल्प बताइए। अब पूछा गया छुई मुई पौधे में संवेदनशीलता की खोज किसने की? श्रीधराचार्य, चरक, या कस्तूरी नंदन, या आपके जगदीश चंद्र बसु ने। तो आपसे सिंपल पूछा जाए, या आपका अगर ये भी ना दिया होता छुई मुई, आपसे सिंपल पूछा जाते पौधे की संवेदनशीलता का पता किसने लगाया था, तो आप सिंपल से कह देते जगदीश चंद्र बोस। कौन सा हो जाता है आपका? जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बोला गया सही विकल्प बताइए। अब सही विकल्प आप बताएं तो क्या आएगा? देखिए पूछा गया चेचक के टीके की खोज किसने की? तो मार्कोनी, गैलीलियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या एडवर्ड जेनर। तो भाई साहब देखिए, जो टीके की खोज थी वो हमारी की थी एल्बर्ट जेनर ने। किसने की थी? एल्बर्ट जेनर। तो बोल देंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बट थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो एल्बर्ट जेनर थे, इन्होंने हमारा 1796 में एल्बर्ट जेनर ने पेश किया था एक चेचक का टीका। जो सबसे पहला टीका कौन सा था हमारा? चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का टीका। और चेचक का टीका ये विकसित आपका पहला सफल टीका था। ये कौन सा था आपका? ये भी अगर पूछा जाता है तो पहला सफल टीका हमारा कौन सा था? चेचक का। ठीक है, पहला सफल टीका। और इनको जानते हैं अलेक्जेंडर जो हमारे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, आपने जो भी हमारा होगा इसका सॉल्यूशन आप और इसके डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो पीडीएफ में हमने लगा रखा है नीचे। आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 सही विकल्प बताइए। तो सही विकल्प बताएंगे। पूछा गया हरित क्रांति के दौरान किस फसल में उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि से होता है? ठीक है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि होती है? अब भाई हरित क्रांति है क्या? बड़े लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हरित क्रांति है क्या? जिसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए हरित क्रांति वो है जो आधुनिक आपके कृषि उपकरण होते थे और बीज होते थे, उर्वरक होते थे, या पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में कुछ कम होते थे, उनके लिए आपकी हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, जब वृद्धि हुई तो बोलते हैं हरित क्रांति। और देखिए गन्ना। अब हरित क्रांति के जो हरित क्रांति होती है उसके दौरान किस फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? गन्ना, गेहूं, मक्का, दाल। तो आप बोलेंगे गेहूं में। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जब जनक पूछा जाए तो आप बोलेंगे डॉक्टर एम एस, ठीक है, एम एस धोनी मत कह देना भाई, एम एस स्वामीनाथन। कौन थे हमारे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हरित क्रांति के आपसे जनक पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग, जो हरित क्रांति हमारा ये शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रयोग सर्वप्रथम आपका डॉक्टर विलियम, ठीक है, डॉक्टर विलियम गैड। डॉक्टर विलियम गैड। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। देखिए हरित क्रांति जो शब्द है उसका सर्वप्रथम आपका डॉक्टर विलियम गैड ने किया था, और जो हमारे इसके जनक पूछे जाते हैं वो हमारे हैं एम एस स्वामीनाथन। और एक देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध आपका जो श्वेत क्रांति है हमारी, ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछे तो आप बोलेंगे वर्गीय, ठीक है, वर्गीस कुरियन। ये भी याद कर लीजिएगा। फिर देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम का कीट अपने जीवन चक्र के किस अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है?
अंडा, लार्वा, प्यूपा या वयस्क कीट। तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, ये प्यूपा होता है। जो प्यूपा होता है वो रेशम कीट का अपने जीवन की अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है। अब सर ये क्या हो, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये समझेंगे कैसे सर, आपने ऑप्शन बता दिया। तो भाई ऑप्शन हमने नहीं बताया, आप यहाँ पे आइए, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आपको पता चलेगा। देखिए जो हमारा ये जो क्या होता है, रेशम कीट का जीवन चक्र होता है, इसको तो पढ़ना भैया आप लोगों को जरूरी जरूरी है। जिसने हमारी वीडियोस देखी हैं साइंस की, वहां पे हमने पढ़ाया भी है। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, देखिए जो रेशम कीट का जीवन चक्र होता है, एक आपकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें आपके 4 चरण होते हैं। एक होता है अंडा, लार्वा, लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर, और प्यूपा को बोलते हैं कोकून, और जो वयस्क पतंगा, इसकी प्रक्रिया आपकी कितने दिन तक चलती है, 45 से 55 दिन तक चलती है। और ये देखिए रेशम कीट का हमारा जीवन चक्र है, पहले आपका अंडा, फिर कीड़ा, फिर प्यूपा, फिर कोकीन, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और देखिए हमारा क्या बना था जो, ठीक है, ये आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्या होता है हमारा अंडे, फिर लार्वा, फिर कोकून, प्यूपा, और रेशम कीट का ये जीवन चक्र है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे तो नहीं बता सकता आपको, जिसने वीडियोस नहीं देखी वो जाके साइंस की वीडियोस देख सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, प्यूपा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है सही विकल्प बताइए, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। अब भाई संश्लेषित रेशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, किसी को पता है कि संश्लेषित रेशा क्या होता है। देखिए जो हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे वे होते हैं जो आपके प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल फॉर्म से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब संश्लेषित रेशे होते हैं, या आप इनको बोल सकते हैं कृत्रिम रूप से। ठीक है, संश्लेषित रेशे हमारे प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो रेयॉन है हमारा, जैसे आपका बात कर लेते हैं कपास, जो हमारा कपास, लिनन और सिल्क, जो कपास, लिनन, सिल्क, और ये हमारे क्या है, तीनों प्राकृतिक रेशे जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं। ये हमारे क्या मिलते हैं, प्राकृतिक से मिलते हैं। ये हमारी क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे। जो रेयान है, रेयान हमारा क्या है, एक रेयान एक मानव निर्मित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, जिसे अक्सर आपसे क्या बोला जाता है, कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेशा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मानव निर्मित रेशा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ, अब प्राकृतिक पदार्थ बोले या आप रेशा बोलिए, तो प्राकृतिक में तो प्राकृतिक ही रहेगा ना। अभी हम पर देखिए जो सेलुलोज, स्टार्च, कपास या रेयान, तो आप लोग अभी पढ़ के आए जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ वे होते हैं। आप समझ ले पहले प्राकृतिक पदार्थ क्या होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जैसे आपका गैर प्राकृतिक या संश्लेषित रेशा मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जिनको बोलते हैं, जैसे अभी ऊपर पढ़ के आया, गैर प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ जो होते हैं वो हमारे कैसे के द्वारा होते हैं, जो मानव निर्मित, जैसे हम लोग जो निर्मित करते हैं वो हमारे, जैसे हम लोग केमिकल्स यूज करके जो रेसेस वगैरह जो भी बनाते हैं, तो वो सब हमारे काहे में आते हैं, आपके गैर प्राकृतिक या संश्लेषित रेशा। ठीक है, जो हमारा सेलुलोज है, स्टार्च है और कपास है, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक रूप से जानने वाले पदार्थ हैं। तो ये आप क्या बोलेंगे, ये हमारे सारे क्या है, प्राकृतिक पदार्थ। और जो रेयॉन बचता है, अभी आप ऊपर करके आए हैं संश्लेषित रेशा, इनमें पूछा गया कि नहीं है, तो आप समझ जाइए कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, रेयॉन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन रख दिया आपको घुमाने के लिए। अब बोला गया है रासायनिक उर्वरकों से अत्यधिक प्रयोग में, ठीक है, प्रयोग में मृदा, मृदा तो समझते ही मिट्टी, मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके देखिए ये आपको दिया गया है, पहला रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जो मिट्टी पे पड़ने वाले प्रभाव या उसके उपचार के संदर्भ, दो आपको ऑप्शन दिए गए, दोनों में से बताने कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, और या आपके एक गलत है एक सही है। अब देखिए पहला पढ़ेंगे कथन, कथन कैसे पढ़ा जाता है, आप दोनों कथन पढ़ेंगे तब आप डिसाइड करेंगे। पहला कथन आपका दिखा है, रासायनिक जो उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बनाता है, बना देता है। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। जो आपका रासायनिक उर्वरक होते हैं विशेष रूप से क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों में क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन युक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका,
ठीक है, ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पाए जाते हैं, अत्यधिक होता है और लगातार उपयोग करने से मिट्टी की जो अम्लता होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे मिट्टी आपकी अम्लीय हो जाती है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन। जो हम दूसरे को कथन पे बात करें, बोला गया अत्यधिक अम्लीय मृदा, जो अम्लीय मृदा है को उदासीन करने के लिए, उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो हमारी जो अम्लीय मिट्टी है उनको उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ, जैसे जैव पदार्थ क्या होता है, जैसे आपका खाद या कंपोस्ट मिलाए जाते हैं, तो मिट्टी की संरचना और पीएच जो संतुलन होता है सुधारने में मदद करता है। तो भाई ये भी सही है। तो हम क्या बोलेंगे, एक और दो, दोनों ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। तो दोनों कथन हमारे क्या थे, सही थे बिल्कुल। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी पदार्थ के विलयन, को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे देखिए, अब इनका हल देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। जो अधिकांश हमारे जैसे ठोस पदार्थ होते हैं उनके लिए जैसे आपका तापमान बढ़ने पर क्या होती है, उनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा जैसे ठोस पदार्थ हुआ, कोई भी सॉलिड हुआ, ठीक है, ठोस पदार्थ हुआ, उसका जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी क्या होती है, जो घुलनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि जब उसका जो उच्च तापमान होता है उसमें विलयन कणों की क्या होते हैं, विलय का घुलने में अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे भाई, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हरित क्रांति का भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अभी हमने बात करा था हरित क्रांति के बारे में, इसके डॉक्टर क्या कौन थे, हमारे जनक कौन थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। ठीक है, ये तो अभी बात करके। अब पूछा गया जो हरित क्रांति का भारत, जो भारत है हमारा देश, कह रहा है भारत के किस क्षेत्र, जो क्षेत्र दिए होते हैं भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आप बोलेंगे कि जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्र उन क्षेत्रों पर पड़ता है जहां पर सिंचाई की सुविधाएं, जो हमारी सिंचाई की सुविधाएं बेहतर होती हैं और जहां नई कृषि तकनीकी को आसानी से अपनाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे जैसे उत्तर पश्चिमी भारत हो, उत्तर पश्चिमी भारत में आपका कौन सा आता है, विशेष रूप से जैसे पंजाब, हरियाणा और, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पे क्या होती है भाई, सिंचाई की सुविधाएं भी बेहतर होती हैं और ये लोग नई नई तकनीक का अपना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। अब वैज्ञानिक विधि के चरण हमने बताए थे आपके कौन से, देखिए वैज्ञानिक विधि एक क्या होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। जो आपकी वैज्ञानिक विधि होती है वह हमारी क्या होती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसके चरण होते हैं। ठीक है, अब चरण कौन से होते हैं, चरण की पहचान देखिए, वैज्ञानिक विधि के परम चरण होते हैं। एक आपका होता है सबसे पहला अवलोकन। ठीक है, आप बोलेंगे अवलोकन करना किसी चीज का। फिर किसी के अवलोकन का मतलब निरीक्षण। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवलोकन। ये हमारा क्या है, एक वैज्ञानिक चरण है। और दूसरा आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स क्या होता है, जिज्ञासा जैसे आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछना। ठीक है, ये हमारी क्या होता है, किसी के अंदर, के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हाँ ये बताइए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आप लोग तो जाते हैं भैया क्लास में पीछे बैठ रहे थे, पूछने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो जिज्ञासा लाइए। फिर आता है परिकल्पना बनाना। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, परिकल्पना बनाना। ठीक है, परिकल्पना बनाना, ये भी हमारा क्या होता है, आपका वैज्ञानिक चरण है। फिर प्रयोग करना। अब प्रयोग करने को क्या बोलते हैं, प्रयोग करने को बोलते हैं परीक्षण। ठीक है, प्रयोग करने को बोलते हैं प्रयोग करना। फिर आ जाता है हमारा, देखिए ये हो गया। फिर डाटा का विश्लेषण, लास्ट में जो डाटा का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, डाटा का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, जो हम डाटा निकालते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, लास्ट में निष्कर्ष निकाल देते हैं। हम क्या निकाल देते हैं, किसी चीज का निष्कर्ष निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, तो भाई ये तो हमारे सारे चरण हो गए। और क्या है भाई, सिद्धांत हमारा क्या है, चरण नहीं है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, और यही पूछा गया था नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से किसकी प्राकृतिक सममांगी है। अब ये तो समस्या हो गई, अब किसी को यही नहीं पता होगा कि प्राकृतिक सममांगी है क्या। जो सममांगी प्राकृतिक का अर्थ होता है कि पदार्थ से घटक समान जो रूप से वितरित हो। आप सिंपल भाषा में बोलो ना, एक ही चरण जिसमें मिश्रण जब करते हैं हर जगह समान दिखाई देता है। जब हम किसी चीज को जैसे पानी में मिलाते हैं तो हर जगह उसका मिश्रण जो हो समान जगह समान दिखाई दे। ठीक है, एक जगह नहीं, एक जगह इकट्ठा हो गया इसका नहीं, हर जगह वो घुल सके। ठीक है, ये होता है हमारा सममांगी। ठीक है, अब बोला गया है निम्न में से किसकी प्राकृतिक सममांगी है। बर्फ, लकड़ी, मिट्टी, वायु। तो देखिए बर्फ जो है आपका, बर्फ क्या है, या ठोस अवस्था। ठीक है, बर्फ जो है या ठोस अवस्था में पानी है, जो पानी की है या एक ठोस अवस्था है, इसकी प्राकृतिक सममांगी होती है भाई। इसकी क्या होती है, प्राकृतिक सममांगी होती है। लकड़ी आ गई, लकड़ी एक क्या है, विषमांगी पदार्थ है। ये क्या है हमारा, एक विषमांगी पदार्थ है। ठीक है, विषमांगी पदार्थ है, ये तो भाई इससे कट गया। और फिर बात करते हैं, और विषमांगी पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें आपके विभिन्न घटक होते हैं। लकड़ी में आपके सेलुलोज होता है, लिनेन होता है, तो असमान रूप से ये वितरित होते हैं भाई लकड़ी को कहीं बार। और फिर बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी भी आपका क्या होता है, एक विषममांगी होता है। मिट्टी भी आपका क्या होता है, एक विषममांगी होता है। क्योंकि जैसे आप कोई भी रेत लें या क्ले लें, कार्बनिक पदार्थ, तो इनके विभिन्न आकार के कण होते हैं ना, बराबर बराबर नहीं होते। पर वायु जो है, वायु एक हमारा क्या है, वायु हमारी जैसे गैस है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये आपका क्या है, सममांगी मिश्रण है जहां घटक समान रूप से वितरित होते हैं। तो क्या आप बोलेंगे, ए और डी। डी और डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से यौगिक नहीं है। अब भाई बहुत लोगों को समस्या आएगी कि यौगिक क्या होता है। तो ठीक है, यौगिक भी बता देता हूं मैं, फिर नहीं पे आते हैं। जो यौगिक होता है, जैसे आपके दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, उनसे मिलकर बना शुद्ध पदार्थ। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, यौगिक। जैसे आपकी चीनी है, चीनी को क्या लिख सकते हैं, चीनी को C12 H22 O11। ठीक है, C12 H22 O11 एक यौगिक है। और जो हमारा खाने का नमक है, जो खाने का नमक को क्या बोलते हैं, NaCl, ये भी आपका एक यौगिक है। और हीरा जो है आपका, एक क्या है, कार्बन का एक अवरूप है, एक तत्व है। ये यौगिक नहीं है, एक क्या है, एक तत्व है। ठीक है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, CaSO4 का हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला तो होता है। और ये क्या है, ये कि ये भी यौगिक है। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपका, यौगिक नहीं है, तो कौन सा होगा, यौगिक। हीरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है गैसों की सर्वाधिक विलयक जल से विलयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है या परिवर्तित रहती है, या पहले कम होती है, या आपकी फिर बढ़ती है, और चौथा ऑप्शन है कम हो जाती है। तो देखिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे बोला गया है आपका गैसों की सर्वाधिक, जो गैस की जल से में विलयता है आपकी क्या है, एक उष्मा छेपी प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है आपकी, उष्मा छेपी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जैसे इसके सिद्धांत, जब ली चैटलियर ने एक सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार जब एक उष्मा छेपी प्रक्रिया में तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका जो संतुलन होता है वो उस दिशा में विस्थापित होता है जहां गर्मी अवशेषित होती है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, विलयता कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है सिंचाई के परंपरागत साधन हैं। तो सिंचाई, जो सिंचाई करी जाती थी, ढेकुला, क्या है आपका, ढेकुली। ठीक है, ढेकुली, रहट, या दोनों, सभी ने देखे। ढेकुली क्या है आपकी पारंपरिक गत, जो सबसे पहले आपका ढेकुली होता था, जैसे जिसमें बाल्टी टाइप लगे होते थे, कुएं में होता था, बैल उसमें ऐसे खींचा करता था, एक बाल्टी नीचे जाती थी, एक बाल्टी नीचे, और ऊपर भर के क्या लाती थी, पानी, जैसे गोल गोल चक्का लगा हुआ था। तो ये होती थी हमारी ढेकुली। ये भी क्या है, सिंचाई का साधन है आपका। और जो रहट है, रहट भी आपका क्या है, रहट का भी
रहट भी आपके एक सिंचाई का साधन है। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक आपके पारंपरिक साधन है। ये हम लोग बाबा परबाबा के जमाने में होते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और दोनों, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सही विकल्प बताइए भाई कौन सा है। अब बोला गया है खाना बनाने वाली गैस, जो घर में गैस होती है, जिसे संक्षिप्त रूप से क्या बोलते हैं हम लोग, एलपीजी। क्या बोलते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर आ गया ये बोलते हैं एलपीजी कहते हैं। में मुख्य अव्यय क्या होते हैं, जो आपके अव्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, अव्यय जो होते हैं एलपीजी में एक मुख्य घटक पाया जाता है, एक आपका प्रोपेन होता है, एक ब्यूटेन होता है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन आपके क्या होते हैं, ये एलपीजी में अव्यय होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, एक और दो, इसका एथेन नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है भारत का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह निम्न में से है। जो भारत का शैक्षणिक प्रथम शैक्षणिक जो है उपग्रह कौन सा है, ज्ञान दर्शन, इग्नू या एजुसेट या आईसीटी। ठीक है, एजुसेट, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है एडुसेट। ठीक है, एजुसेट ही बोलते हैं इसको। तो भारत का प्रथम आपका शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट है। ठीक है, एजुसेट जो, ठीक है। और इस भारतीय संस्थान का क्या हुआ था संगठन, जब इसरो ने दिया था। ठीक है, जो हमारा इसरो था, अभी पढ़ के आए, इसरो द्वारा सितंबर 2004 में प्रक्षेपित किया गया था एडुसेट। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो देश भर में दूरस्थ शिक्षा का सुगम बनाया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज तथा जो आपके संस्थान होते हैं वहां पे प्रदान करना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोले या 19 बोलते हैं, जो भी आप लोगों को सही लगे। फिर बोला गया, थोड़ी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो आप लोग थोड़ा माइंड मत करिएगा, इधर उधर हो सकता है। बोला गया पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु आपका रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, जो देखिए जैसे जो हमारे परमाणु पदार्थ होते हैं, जो हमारे परमाणु पदार्थ होते हैं, ठीक है, वह सबसे छोटा कण होता है। जो हमारा परमाणु पदार्थ होता है वह सबसे छोटा कण होता है, और देखिए वो स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन जो आपकी रासायनिक क्रिया होती है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें भाग लेता है। तो आप क्या बोलेंगे, परमाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अब बोला गया जो रेशम कीट का पालन कहलाता है, या हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था ये वाला चैप्टर तब भी वहां पे बताया था, ये वाला क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। जो देखिए रेशम कीट का पालन कहलाता है वो हमारा सेरीकल्चर या एपी कल्चर या पीसी कल्चर या टेरी कल्चर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, रेशम कीटों का पालन आपका क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका एपी कल्चर होता है, एपी कल्चर किससे होता है, आपका मधुमक्खी पालन से। काहे से संबंधित होता है हमारा, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। और जो पीसी कल्चर होता है, पीसी कल्चर आपका मछली पालन से होता है। ठीक है, और टेरी कल्चर भाई मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको पता हो। ठीक है, पता है पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसी के कमेंट नहीं आते। और देखिए ये थे हमारे आज के सेट के 20 क्वेश्चन। क्या थे हमारे सेट के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आउट ऑफ आपके कितने आए हैं ये भी भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे अच्छे क्वेश्चन थे, और आपके सारे पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और आज ये पीडीएफ आपको देखिए कहाँ, एक ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं। और एक दो पीडीएफ मैं डाल दूंगा साइंस की, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।